हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है हीट यानी ऊष्मा, और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एमसीक्यू टाइप्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मैंने एमसीक्यू के माध्यम से इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वीडियो एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझाया गया है, और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हीट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर उस उपकरण को कहते हैं जिसका उपयोग हीट ट्रांसफ़र को मापने के लिए किया जाता है। यह ताप ऊर्जा को मापता है जो किसी सिस्टम में मिलती है या चली जाती है। थर्मामीटर केवल तापमान को मापता है, न कि हीट को मापता है। तो आप हीट को आप तापमान से मत तुलना करिएगा। हीट यानी ऊष्मा होती है और तापमान टेम्परेचर होता है। कहीं कहीं आप लोग एग्ज़ाम में गलती करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, कैलोरीमीटर प्रयोग में टिपिकली हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में हीट ऊर्जा सीधे संपर्क के बिना एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक पहुंचती है? ऑप्शन बी, विकिरण यानी रेडिएशन। इस प्रक्रिया में हीट ट्रांसफ़र के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक की ऊष्मा विकिरण के कारण पहुंचती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में वस्तुओं के बीच संपर्क आवश्यक होता है। हीट का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, जूल। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर होता है। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट किस प्रक्रिया द्वारा ठोस से तरल में बदलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेल्टिंग यानी संलयन। आइस का पानी में बदलना संलयन का उदाहरण है। हीट ऊर्जा कणों को ज़्यादा गतिशील बनाती है, जिससे कि फेज बदलता है, और इस प्रक्रिया में तापमान मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफ़र की इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। तो ऑप्शन बी, संवहन इस प्रक्रिया में ही होता है, और यह प्रोसेस ठोस पदार्थों में अधिक प्रभावी होता है। तापमान और हीट में क्या मुख्य अंतर है? ऑप्शन बी, तापमान पदार्थ की ऊर्जा है, हीट ऊर्जा का ट्रांसफ़र है। तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ मतलब तापमान और हीट ऊष्मा का बीच का डिफरेंस पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट की इकाई कैलोरी का उपयोग किस लिए मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन बी, हीट मापने के लिए। 1 कैलोरी वह ऊर्जा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। वैज्ञानिक रूप से जूल को ऊर्जा का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। हीट द्वारा एक पदार्थ की टेम्परेचर में वृद्धि के लिए कौन सा गुण अवशोषित होता है? ऑप्शन ए, ऊष्माधारिता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग पदार्थों के लिए भिन्न होता है, इसलिए पानी की ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। हीट का संचारण सबसे अधिक किस माध्यम से होता है? ऑप्शन बी, गैस। और सॉलिड में मॉलिक्यूल सघन होते हैं, इसलिए हीट फास्टर ट्रांसफ़र होती है। वैक्यूम में कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं होती है।
केवल रेडिएशन से ही हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र के विभिन्न मोड्स भी इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे और डिटेल्स वीडियो आपके लिए बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कन्वेक्शन किस माध्यम से होती है? ऑप्शन बी, गैस और तरल माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ठोस पदार्थों में कन्वेक्शन संभव नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसमें स्थिर होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट के संचरण में किस पदार्थों में संवहन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी, तरल में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ठोस में कन्वेक्शन नहीं होती है, केवल कंडक्शन होती है। गैस में कन्वेक्शन होती है पर लिक्विड्स की तुलना में कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट एनर्जी का एक अन्य नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऊष्मा। और हीट एनर्जी को हिंदी में ही ऊष्मा कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, ये एनर्जी का वह रूप है जो तापमान में वृद्धि करता है, ना कि खुद तापमान है। तो और इसका डिफरेंस भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया है। हीट और टेम्परेचर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और ऊष्मा का अध्ययन थर्मोडायनामिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट की गति किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, तापमान अंतर के कारण होती है। हीट स्वाभाविक रूप से उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होती है। यह थर्मोडायनामिक्स का मूल नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में रेडिएशन से कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना माध्यम के भी फैल सकती है। यह सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने का माध्यम है। हीट ट्रांसफ़र में रेडिएशन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हीट किस मापन इकाई से मापा जाता है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जूल। कैलोरी भी हीट मापन के लिए उपयोगी होती है, लेकिन जूल अधिक मानक है। हीट एनर्जी के हिसाब के लिए जूल का प्रयोग में लाया जाता है। हीट की गति में कौन सा माध्यम सबसे धीमा होता है? ऑप्शन सी, गैस। निर्वात में कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होते हैं, केवल रेडिएशन होती है। और ठोस में अणु सघन होते हैं, इसलिए हीट तेज़ी से संचारित होती है। हीट नामक ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये एक थर्मल एनर्जी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस में संवहन कब होता है? ऑप्शन बी, तरल और गैस में होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यह मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र होती है। ठोस में कन्वेक्शन संभव नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, इसलिए। हीट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में संवहन किस माध्यम से होती है? तो ऑप्शन सी, सॉलिड। इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स सीधे टकराकर ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं। लिक्विड्स और गैस में कंडक्शन के मुकाबले कन्वेक्शन अधिक होता है। तो इसका डिफरेंस भी आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप गलती मत करिएगा। हीट ट्रांसफ़र के में संचारण किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह नेचुरल या फोर्स कन्वेक्शन से हो सकता है। कंडक्शन और रेडिएशन से कन्वेक्शन अलग है। यह प्रोसेस फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिससे आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट मिले। और इसका मैंने आपको
प्लेलिस्ट बनाकर रखा है अपने चैनल के ऊपर, तो जाइए और उसे चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।